हुआ ना, एरियाज ऑफ द ब्रेन तक पढ़ा था पिछले दिन हम लोगों ने, है ना, द डिफरेंट एरियाज ऑफ द ब्रेन। बोलो। आईजीएस अभी नहीं पढ़ना है, अभी नहीं वो, हाँ এখন तो आउट ऑफ सिलेबस, किंतु आई विल टीच बिफोर एग्जाम, अभी नहीं, अभी पढ़ा के कोई फायदा नहीं है उसका। तब तक हम लोग को समझ में भी आ जाएगा कि कोई ऑल्टरेशन होगा कि नहीं, उसके बाद ही डिसाइड करें। लेकिन लिंक्ड क्वेश्चन आ सकता है, लिंक्ड क्वेश्चन, लेकिन जनरली मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन जो डिटेल क्वेश्चन होता है वो नहीं आएगा। अब देख लेते हैं थोड़ा वेट करके कि सिलेबस में कोई चेंजेस होता है कि नहीं, तब मुझे समझ में आ जाएगा, इसीलिए उसको थोड़ी देर बात करेंगे तो अच्छी बात है। जनरली दिसंबर में आ जाता है, दिसंबर में जनरली जो भी चेंजेस है दैट इज डिपिक्टेड, इसीलिए। तो हम लोग का डिस्कशन हो रहा था, हाँ, पेक्टोरल गर्टल माने तो क्लेविकल्स का पुला। কেন স্যার পড়ালেন যে? না, হিপবোন ঠিক করে পড়া হয়ে গেছে তো, হিপবোনের স্ট্রাকচার গুলো যেগুলো যেগুলো কম্পোনেন্টস আছে। অবটুয়েটর ফোরামেন, ঠিক আছে দেখছি, আগে তো এটা শেষ করে দিই, লেট মি কমপ্লিট দিস ওয়ান, उसके बाद देखते हैं, है ना। রে ভাগ্যলক্ষ্মী, কি খবর? গুড মর্নিং, গুড মর্নিং। ভাগ্যলক্ষ্মী আছে ভালো, গায়ে হাওয়া লাগাচ্ছে আর ঘুরে বেড়াচ্ছে, পড়াশোনার তো কোনো কারণ কোনো ইয়ে নেই, বেরোবি কোথা থেকে? হাওয়া তো ঘরেও লাগানো যায় পাখা চালিয়ে। और आरिश बंगाली में बोल रहे थे, चलो। तो फोरब्रेन के बारे में जब डिस्कशन हो रहा था तब वी नीड टू नो दैट इज इट कंस्टिट्यूट ऑफ डायंसेफेलन एंड टेलेंसेफेलन। तो आज हम लोग बात करेंगे रिमेनिंग कंपोनेंट्स के बारे में। तो फोरब्रेन में ये जो है टेलेंसेफेलन एंड डायंसेफेलन, तो टेलेंसेफेलन जो था, टेलेंसेफेलन के कंपोनेंट्स क्या क्या था? नंबर 1 सेरिब्रल कॉर्टेक्स, नंबर 2 बेसल गैंग्लिया, नंबर 3 राइनएन्सेफेलन, and when we talk of the diencephalon, तो डायंसेफेलन के कंपोनेंट्स में आएगा, फॉर्मुलाइज देम, है ना। सो थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस एंड मेटाथैलेमस। अब जैसे कि यह है थैलेमस, यह है हाइपोथैलेमस, दिस इज एपिथैलेमस एंड ये है मेटाथैलेमस। तो एक्चुअली फॉर्मूला इज लाइक दिस, ये थैलेमस, ये हाइपो माने नीचे, एपी माने ऊपर, मेटा माने ऐसा, है ना। सो इसमें जो कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे, अच्छा इसके बारे में थोड़ी देर बाद, पहले ये कर लेते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। अब सेरिब्रल कॉर्टेक्स के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स, तो इसके टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स,
right and the left, right and the left, connected by the largest commissure of the body. उसको कॉमिशियर कहते हैं, पढ़ाया था मैंने. लार्जेस्ट कॉमिशियर कॉल्ड कॉर्पस कैलोसम. कॉर्पस कैलोसम को एनसीईआरटी लिखा है ट्रैक्स. एनसीईआरटी लिखा है ट्रैक्स. अब ये कॉर्पस कैलोसम जो है, बेसिकली कॉर्पस कैलोसम का 3 रीजियन है. इसका 3 रीजियन है. इसका 3 रीजियन में एक पार्ट को कहते हैं, एंटीरियर पार्ट को कहते हैं जेनु, इस पार्ट को कहते हैं स्प्लेनियम, और इस पार्ट को कहते हैं फॉर्निक्स. तो देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ कॉर्पस कैलोसम. सो दिस इज द स्ट्रक्चर विथ व्हिच दे कैन बाइंड, है ना, एक दूसरे से ऐसे ऐसे राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट कनेक्ट कर रहा है ना. तो कॉर्पस कैलोसम का फंक्शन क्या है? जनरली लोग कहते हैं कि कॉर्पस कैलोसम का फंक्शन है टू कनेक्ट एंड द राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स. लेकिन कॉर्पस कैलोसम का फंक्शन वो नहीं है. वो तो एनाटॉमिकली कॉर्पस कैलोसम has interlinking between the right and left cerebral hemispheres. लेकिन फंक्शन है, corpus callosum actually coordinates between the right and left sides of the body. That means the right side of the body knows what the left side is doing and vice versa. That means it can coordinate and integrate between the right and left halves of the body. तो इसका फंक्शन जो है, it coordinates and integrates between the right and left halves of the body. Between the right and left halves. हाँ, बोलो. ओहो. बोलो. हाँ हाँ हाँ, बोलो ना फटकोड़. हाँ. The right and left halves of the body, it coordinates and integrates, right? So हाँ, ये हो गया. नेक्स्ट है बेसल गैंग्लिया. वेरी इंपॉर्टेंट. बेसल गैंग्लिया का एक इंपॉर्टेंट ये है, गुड basal ganglia basically it is a structure that constitute of certain nucleus. There are certain nucleus which constitute the basal ganglia. आप लोगों के लेवल पे बेसल गैंग्लिया का एक ही चीज पढ़ना है कि बेसल गैंग्लिया का जो न्यूक्लियस है, दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ अ हार्मोन कॉल्ड डोपामिन, ऑफ अ न्यूरोट्रांसमीटर कॉल्ड डोपामिन. और ये बेसल गैंग्लिया में अगर इंजुरी होता है तो डोपामिन डेफिशिएंसी होता है, एंड देयर आफ्टर अ डिजीज कॉल्ड पार्किंसंस डिजीज ऑकर. ठीक है, केवल यही पढ़ना है. बेसल गैंग्लिया को रिलेटेड यही पढ़ना है बेटा. बेसल गैंग्लिया कंस्टिट्यूट ऑफ certain nucleus which release the neurotransmitter dopamine, called dopamine. और ये जो डोपामिन रिलीज हो रहा है, दिस डोपामिन, इसका अगर देयरफॉर लीशन माने इंजुरी, लीशन टू बेसल गैंग्लिया will lead to what? Will lead to deficiency of dopamine and thereafter Parkinsonism. Therefore, lesion of basal ganglia result in deficiency of dopamine resulting in a disease condition called Parkinsonism or Parkinson's disease. Parkinson's disease. And ये जो Parkinson's disease है, this is also known as paralysis agitans. This Parkinson's disease is also called paralysis agitans. तो पार्किंसन में कंटिन्यूअसली ऐसे ऐसे ट्रेम्बलिंग होता है ना, ऐसा सीवियर ट्रेम्बलिंग होता है, कोई कंट्रोल नहीं रहता टू द न्यूरल सिस्टम. बोलो. नहीं, डिपेंड करता है, वो एज के साथ हमेशा नहीं होता.
अरे एज के साथ होगा ये जरूरी नहीं है, इट इज नॉट। अगर डिजेनरेशन ऑफ न्यूरॉन्स होता है एज के साथ साथ तब हो सकता है, लेकिन कम उम्र में भी पार्किंसोनिज्म हो सकता है, लेकिन सीवियरिटी इज ऑब्जर्व विद एज। सीवियरिटी, पार्किंसोनिज्म के बहुत सारे सिम्टम्स है ना, तो उसको ट्रेमर कहते हैं, हाइपोकाइनेशिया कहते हैं, रिजिडिटी कहते हैं। रिजिडिटी का 2 टाइप है, कॉगविल रिजिडिटी, छोड़ो, लेकिन सीवियरिटी ऑफ द डिजीज ऑकर्स विद एज, इनक्योरेबल। पार्किंसोनिज्म इज एब्सोल्युटली इनक्योरेबल। इसका जो ट्रीटमेंट होता है, पहले एम्स का क्वेश्चन भी होता था, पार्किंसोनिज्म में जो ट्रीटमेंट होता है दैट इज एल डोपा। ये जो डोपामिन है ना, ये कैपिटल एल डोपामिन होता है। कैपिटल एल समझते हो तो स्ट्रक्चर में लेफ्ट साइड में वो एच लेकिन उसमें पार्किंसन ट्रीटमेंट है वो है एल डोपा, DOPA। दिस इज द ड्रग दैट इज यूज्ड फॉर पार्किंसन इन इस ट्रीटमेंट। ये ड्रग ये यूज किया जाता है। ये एम्स का क्वेश्चन भी होता था पहले। एनीवे, तो वो याद नहीं रखना है, केवल ये मैंने बेसल गैंग्लिया के बारे में बताया, केवल इतना, बिकॉज इट रिलेट्स टू पार्किंसोनिज्म। इवन इन केस ऑफ एपिलेप्सी ऑल्सो देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ डोपामिन, डोपामिन रिलीज का दिक्कत होता है, तो डोपामिन इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग एपिलेप्सी। अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग सिचुएशन ये होता है, डिजीज होता है, समझे ना। लेकिन डोपामिन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर। एनीवे, तो हाँ, और राइनेंसेफेलन दैट रिलेट्स टू लिम्बिक सिस्टम। तो ये जो राइनेंसेफेलन है, राइनेंसेफेलन, हाँ, दैट रिलेट्स टू लिम्बिक सिस्टम। तो लिम्बिक सिस्टम ठीक है देना, लिम्बिक सिस्टम जो है, ये लिम्बिक सिस्टम इज इंपॉर्टेंट टू अस माय डियर। व्हाट इज लिम्बिक सिस्टम? नाउ लिम्बिक सिस्टम रेफर्स टू इट इज ऑल्सो कॉल्ड द इमोशनल ब्रेन। लिम्बिक सिस्टम को हम लोग कहते हैं इमोशनल ब्रेन, इमोशनल ब्रेन, दैट इज लिम्बिक सिस्टम। अब अगर इमोशनल ब्रेन है तो लेट मी टेल यू, लिम्बिक सिस्टम के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। देयर आर डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द लिम्बिक सिस्टम। एक तो आपको पता है हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस एनसीईआरटी में लिखा है एमिगडाला, एमिगडाला। नंबर 3 इट इज septal nucleus, septal nucleus, and number 4 it is mammillary body, mammillary body। तो जनरली हिप्पोकैम्पस के बारे में जनरल एनसीईआरटी का जो स्टेटमेंट है वो हम बताएंगे, लेकिन हिप्पोकैम्पस एक्चुअली क्या है? इट कैन कन्वर्ट शॉर्ट टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी को कन्वर्ट करता है, converts into long term memory, short term memory converts into long term memory। ये है इसका फंक्शन है, हिप्पो, ये फंक्शन है हिप्पोकैम्पस का। ठीक, नेक्स्ट एमिगडाला। एमिगडाला इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग अदर इमोशंस, मतलब एमिगडाला रेस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग अदर इमोशंस, लाइक इमोशंस हो गया, रेज हो गया, एंगर हो गया, एंगर हो गया। तो कुछ कुछ एग्जांपल देखिए एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, पेज नंबर 321 में, नीचे से 7-8 लाइन ऊपर, 3-4 लाइन ऊपर क्या क्या लिखा है देखो। लिम्बिक सिस्टम अलोंग विथ हाइपोथैलेमस, देखो लिखा है फंक्शन, सब बताएंगे, रुक जा। हाँ, सेंटेंस पर लिम्बिक सिस्टम अलोंग विथ हाइपोथैलेमस, वो वाला पार्ट देखो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, बोलो। एक्साइटमेंट, प्लेजर, प्लेजर और किचु, हाँ, फियर, मोटिवेशन, ये सब इधर आता है बेटा। एंड सेक्सुअल स्टिमुलस जो है दैट इज कंट्रोल्ड बाय सेप्टल न्यूक्लियस, दैट इज सेक्सुअल स्टिमुलस एंड दैट इज बेसिकली रेफर्ड टू एज लिबिडो, लिबिडो। ठीक है, और मैमिलरी बॉडी जो है, mammillary body is responsible for olfactory emotions, mammillary body is responsible for all olfactory emotions। olfactory emotions किस लिए रिलेटेड है माय डियर? आपको पता है कि जो नोज वाला पार्ट है, नोज वाला पार्ट में मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था कि नोज वाला पार्ट में जो इंटरनल पार्ट ऑफ द नोज है, उसमें देखो olfactory bulbs which is a component of the limbic system, NCERT में लिखा हुआ है, that is called mammillary body। So this mammillary body is nothing but represented as olfactory bulbs। देखो एनसीईआरटी पे लिखा है এটা, एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है, पुराना एनसीईआरटी में है, नया एनसीईआरटी में नहीं है। पुराना एनसीईआरटी में 323 में जब नोज के बारे में आप पढ़ोगे
तो नोज में देखो लिखा है ऑल्फैक्टरी बल्ब्स क्लोज टू द लिम्बिक सिस्टम, है ना? हाँ हाँ, तो वो जो है, वो जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, तो ऑल्फैक्टरी बल्ब का जो फंक्शन है वो है घ्राण माने स्मेल, तो ऑल्फैक्शन, तो ऑल्फैक्शन के वजह से गुड न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं, और दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट लीड्स टू अ न्यू थेरेपी दैट इज कॉल्ड एरोमा थेरेपी। ये जो एरोमा थेरेपी मार्केट में चलता है आजकल, वो केवल ये ऑल्फैक्टरी बल्ब और लिम्बिक सिस्टम के ऊपर रेस्पॉन्सिबल है कि गुड फ्रेग्रेंस मतलब माने जिसको हम लोग कहते हैं एसेंशियल ऑयल्स, वो सब स्मेल करवा के वो गुड न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करवाते हैं एंड सेंस ऑफ वेलबींग होता है। तो दैट इज अ पार्ट ऑफ एरोमा थेरेपी, उसके ऊपर ही एरोमा थेरेपी टोटली डिपेंडेंट है। तो एक ही स्ट्रक्चर मैमिलरी बॉडी, दैट इज ऑल्फैक्टरी इमोशंस, दैट मींस इमोशंस व्हिच आर कंट्रोल्ड बाय ऑल्फैक्शन, ऑल्फैक्शन माने स्मेल, तो स्मेल करके इमोशन कंट्रोल करना मतलब देयर आर गुड न्यूरोट्रांसमीटर्स व्हिच विल बी रिलीज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ऑल्फैक्शन। एम आई क्लियर? तो यही वाला स्ट्रक्चर जो है मैमिलरी बॉडी, दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट, ठीक? तो लिम्बिक सिस्टम में एक और चीज बताना है, जो भी फंक्शन हम लोग इधर पढ़ रहे हैं बेटा, लिम्बिक सिस्टम अकेला इसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो एनसीईआरटी क्लियरली राइट्स लिम्बिक सिस्टम अलोंग विथ हाइपोथैलेमस, तो लिम्बिक सिस्टम अकेला ये टोटल काम नहीं कर पाएगा, सो लिम्बिक सिस्टम विल ऑलवेज डू इट अलोंग विथ hypothalamus. So limbic system will always do it along with hypothalamus. That is very important, my dear. So akela limbic system will not be responsible for controlling this. So limbic system always needs the help of hypothalamus to control. So it is said that limbic system along with hypothalamus. Am I clear? So it is a खूब important that is limbic system single by its own self does not do the entire thing. It is along with hypothalamus. ठीक है? हो गया? तो ये याद रखना है, एग्जाम का क्वेश्चन है, ये टर्म्स याद रखना है। अब आते हैं ये चारों चीज पे, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस, मेटाथैलेमस, ऑल दिस फोर आर इंपॉर्टेंट। अब शुरू करते हैं विद द डिस्कशन ऑफ, ऊपर से आते हैं, है ना, एपिथैलेमस से आते हैं। एपिथैलेमस का एसेंशियल कंपोनेंट क्या है? पिनियल ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड्स। तो पिनियल ग्लैंड ये जो है, दिस इज एन, उसको छोड़ के भी दो और स्ट्रक्चर है, हेबेन्युलर बॉडी और हेबेन्युलर स्ट्राया, बट यू डोंट रिक्वायर दैट, केवल आप पिनियल ग्लैंड याद रखोगे या तो पिनियल बॉडी। ये क्यों याद रखना है? बिकॉज दिस इज इन दी सिलेबस ऑफ केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन, तो 6 फंक्शन लिखा हुआ है उधर, तो उसको इधर ही निपटा देंगे हम लोग, समझे ना? नेक्स्ट यू कम टू मेटाथैलेमस। मेटाथैलेमस का दो एसेंशियल स्ट्रक्चर्स है, वन इज कॉल्ड एमजीबी, वन इज कॉल्ड एलजीबी, मीडियल जेनिक्यूलेट बॉडी एंड लैटरल जेनिक्यूलेट बॉडी। तो एमजीबी का फुल फॉर्म है मीडियल जेनिक्यूलेट बॉडी एंड इसका है लैटरल जेनिक्यूलेट बॉडी। फंक्शन पढ़ाएंगे, डोंट वरी। फंक्शन क्यों पढ़ना है, एक रीजन है उसको पढ़ाने का, इसीलिए हम पढ़ाएंगे, एनसीईआरटी से एक रिलेशन है इसीलिए। थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, ठीक है? तो एपिथैलेमस एंड मेटाथैलेमस के बारे में भी बताना इंपॉर्टेंट था, तो अब देखिए ध्यान से। तो लेट्स कम टू द डिस्कशन ऑन एपिथैलेमस। एपिथैलेमस नाम से ही पता चल रहा है कि इट इज अबव द थैलेमस, एपी माने कि ऊपर, सो इट इज अबव द थैलेमस। तो एपिथैलेमस का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट का नाम है पिनियल ग्लैंड और पिनियल बॉडी। सो पिनियल बॉडी और पिनियल ग्लैंड। नाउ पिनियल ग्लैंड और पिनियल बॉडी, इट सिक्रीट्स द हार्मोन called melatonin. This is a peptide hormone. Melatonin किस तरह का हार्मोन है? पेप्टाइड हार्मोन। मेलाटोनिन के कई सारे फंक्शंस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस, जो केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन में लिखा हुआ है, ठीक है? तो उसमें क्या क्या है? नंबर 1, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, लाइक हाइपोथैलेमस, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, ये तो हाइपोथैलेमस का भी फंक्शन है, तो within bracket like hypothalamus. Number 2, pigmentation, skin pigmentation. Number 3, metabolism. Number 4, menstruation. Number 5, diurnal cycle, diurnal rhythm, that is sleep wake cycle, that is sleep wake
साइकिल, जिसका और एक नाम है सिरकाडियन रिदम। सिरकाडियन रिदम, ये समझते हो आप लोग? हाँ, सिरकाडियन रिदम जो है, तो सिरकाडियन रिदम है क्या? सिरकाडियन रिदम इज एक्चुअली, कभी लैटिट्यूड चेंज हो जाएगा, सपोज ट्रैवल कर रहे हैं, तो जहां हम लोग फ्रांस में पहुंच गए, सपोज अभी शाम, अब अभी रात है, तो अगर उस जगह पे हम लोग जाएंगे तो हम लोगों का बॉडी उसी तरह से ओरिएंट करेगा, रात को नींद आएगा, और ऑल द एक्टिविटीज दैट ऑकर ड्यूरिंग नाइट, ऑल द एसेंशियल हार्मोन्स दैट डोमिनेट ड्यूरिंग द इवनिंग, वो वाला डोमिनेट हो जाएगा। हाँ, জেট ল্যাগ ওটা কি বলি আমরা, ওই চেঞ্জটা হওয়ার জন্য জেট ল্যাগটা হয়। হ্যাঁ, when the transformation occurs, transition occurs, तब वो जेट लैग होता है। तो anyway, so this is circadian rhythm because our body adjusts according to this latitude change, got it? तो इसको हम लोग स्लीप वेक साइकिल भी कहते हैं, ये भी इसके कंट्रोल करता है। कोटा हलो रे 1 2 3 4 5 আরেকটা আছে डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म, तो ये डिफेंस में भी हेल्प करता है, मतलब इम्यून सिस्टम का भी प्रमोशन करता है, इम्यून सिस्टम को एक्टिव करवाता है। So pineal gland is responsible for all these four functions. Regulation of skin pigmentation কেন? Because melanocyte stimulating hormone MSH is not active in case of mammals. MSH is active in case of reptilia and aves. In case of mammals, the pigmentation is mediated with the help of pineal gland. Pineal gland কিন্তু responsible থাকে পিগমেন্টেশনের জন্য। mammals এর ক্ষেত্রে it is not the melatonin, it is not the MSH that is responsible for skin pigmentation, it is melatonin. So we write skin pigmentation under melatonin. Am I clear? ये important है क्योंकि MSH is not functional in case of mammals, it is functional in case of reptilia and aves. ठीक है? ये हो गया। नेक्स्ट है मेटाथैलेमस। मेटाथैलेमस, और मेटाथैलेमस के कंपोनेंट्स में आता है मीडियल जेनिक्यूलेट बॉडी, मीडियल जेनिक्यूलेट बॉडी, एंड नंबर 2 lateral geniculate body. Lateral geniculate body is responsible, lateral geniculate body, एक second, medial geniculate body, lateral geniculate body. Remember, lateral geniculate body is responsible for auditory functions, medial geniculate body is responsible for visual functions. So this is responsible for vision contributes, and this is responsible for auditory functions, that means hearing. ये मैंने क्यों पढ़ा है, ये तो एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन आई रोट medial geniculate body and lateral geniculate because NCERT has in midbrain, NCERT has talked of corpora quadrigemina. Corpora quadrigemina में दो components होते हैं, superior colliculus, inferior colliculus, दो superior colliculus and दो inferior colliculus. उनका function is coinciding with these two. That is the reason I taught you medial geniculate body or lateral geniculate body, else I would not have taught. ठीक है? So this is important in that sense. तो मेटाथैलेमस में यही पढ़ना है बेटा। अब थैलेमस में एनसीईआरटी का लाइन ही केवल पढ़ना है माय डियर स्टूडेंट्स, और एक शब्द भी नहीं पढ़ना है। थैलेमस में एनसीईआरटी क्या लिख रहा है? द सेरिब्रम रैप्स अपॉन द थैलेमस व्हिच इज द मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर ऑल द सेंसरी एंड मोटर फंक्शंस, लिखा है एनसीईआरटी में, है ना? तो वही सेंटेंस एग्जाम का क्वेश्चन होगा, बिकॉज थैलेमस के बारे में पढ़ने के लिए मिनिमम 2 क्लास लगेगा अगर फुल्ली पढ़ना है थैलेमस को। लेकिन वी विल नॉट गेट इनटू दैट, वी विल सिंपली स्टडी द सेंटेंसेस गिवन इन एनसीईआरटी। The cerebrum wraps upon the thalamus, which is the major coordinating center
for sensory and motor functions. So the cerebrum wraps upon the thalamus, which is the major coordinating center for sensory and motor function. यही एग्जाम का लाइन है. Am I clear? और हाइपोथैलेमस के बारे में बात करेंगे तो एवरी वन ऑफ यू नो, इफ वी टॉक ऑफ हाइपोथैलेमस, बहुत सारे चीजें हैं. हाइपोथैलेमस का फर्स्ट ऑफ ऑल एनसीईआरटी में क्या लिखा है, इस चैप्टर में हाइपोथैलेमस में लिखा है रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर. रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर एनसीईआरटी का लाइन है. इसके साथ इट इज रिटन अर्ज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग. अर्ज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग. तो अर्ज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग তার মধ্যে अर्ज फॉर ईटिंग হচ্ছে হাঙ্গার. अर्ज फॉर ईटिंग इज हंगर एंड अर्ज फॉर ड्रिंकिंग रेफर्स टू थर्स्ट. तो हंगर एंड थर्स्ट, ताई तो हंगर एंड थर्स्ट. एक चीज याद रखिएगा, 2019 एम्स का एक क्वेश्चन था, अभी भी मुझे याद है. 26 मई एक एम्स का एग्जाम हुआ था, 26 और 27 2 दिन हुआ था. दैट वाज द लास्ट एम्स दैट वाज कंडक्टेड. 26 मई का फेज 1 वाला पेपर, हर एक दिन 2 फेज में एग्जाम होता था. तो 26 में फेज 1 का पेपर में एक क्वेश्चन आया था लेप्टिन, LEPTIN, लेप्टिन. तो मैं इस हंगर वाला रेफरेंस से एक चीज आपको एक्स्ट्रा बताऊंगा. आई विल टेल यू वन थिंग मोर, वन पॉइंट. ये हंगर का जो कंट्रोल है, इट इज कंट्रोल्ड बाय 2 hormones released by the stomach under the influence of hypothalamus, under the control of hypothalamus. मतलब hypothalamus will control and thereafter the stomach will release 2 hormones. The 2 hormones are called leptin and ghrelin. One hormone is called leptin, LEPTIN, and ghrelin, GHRELIN. मतलब अगर हंगर हो, अगर भूख लग गया तो ghrelin will be released and the person will eat. Then a sense of satisfaction will be there. That will be sense of satisfaction कब होगा, जब stomach fullness के वजह से leptin will be released by the stomach. तो leptin and ghrelin में क्या है, hunger. Actually hunger, by hunger I should not write, I should write emptiness of stomach. एक second, just look at this. Emptiness of stomach. Now this results in stimulation of hypothalamus. ठीक, hypothalamus क्या करेगा, hypothalamus will give a positive feedback to stomach. Stomach will release ghrelin, GHRELIN, and ghrelin will cause hunger. Ghrelin will cause the sense of hunger. So ghrelin will result in the sense of hunger. और भूख लगेगा तो वो खाएगा. Then eating. Then fullness of the abdomen, माने stomach full हो जाएगा. The fullness of the stomach. Then it will again stimulate the hypothalamus. Hypothalamus will stimulate the stomach to release leptin, and therefore की बोले satiety. ये सीक्वेंस समझ में आया आपको? So this is a sequence that is hunger से शुरू हुआ. देखो कहां है, emptiness of the stomach, फिर satiety के बाद emptiness of the stomach बाद में. सही माने sense of fullness of the abdomen, बहुत खा लिया और नहीं खाएंगे. Dopamine is a sense of satisfaction. Fullness of the stomach और वो सब fullness satisfy करेगा ऐसा नहीं है. मुझे किसी को मिठाई खा के बहुत satisfaction होता है, that is dopamine is released due to sweets, माने carbohydrate, raw sugar. किसी का प्रोटीन से होता है, कोई तीखा खाता है तो होता है, कोई खट्टा खाता है तो होता है. तो वो वेरी करता है फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, वो अलग चीज है. बुझते पेरेছো? सो ये देख के समझ में आ गया. मेन प्लेयर इज 2. देयर आर टू मेन प्लेयर्स. वन इज कहां गया, ग्रेलिन, एंड द अदर वन इज लेप्टिन. सो दिस इज कॉल्ड द
ghrelin cycle. So this is called the leptin ghrelin cycle. समझ में आया? So this is called the leptin ghrelin cycle. तो हाइपोथैलेमस का ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया हर किसी को. अब हाइपोथैलेमस ऑल्सो कंट्रोल द थर्स्ट. तो थर्स्ट को कंट्रोल कर रहा है हाइपोथैलेमस. कैसे कर रहा है जरा देखिए. अच्छा, इसको इरेज करेंगे, इसका फोटो ले लीजिए, उसके बाद प्रोसीड करेंगे. सर इसमें लिखना मुश्किल है, इसमें मैनेज नहीं कर पाएंगे और जगह नहीं है. हाँ जल्दी जाओ. तो इसका फोटो एक बार ले लीजिए. ओ हाँ, गुड मॉर्निंग मैम. আসেনি শাশুড়ি কখন আসবে? এরে একবার আমাকে নক করতে বলবে. हो गया? चल चल जल्दी कर. हाँ 1 सेकेंड हो गया. हेडेक मतलब ये साइनोसाइटिस जैसा पेन हो रहा है. ठंडा लग गया ना ऐसा. ठीक है, इरेज करें इसको. तो अर्ज फॉर ईटिंग हो गया. अर्ज फॉर ड्रिंकिंग मतलब थर्स्ट. थर्स्ट को कैसे कंट्रोल करेगा हाइपोथैलेमस? आपको पता है कि दिस इज द पिट्यूटरी ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड एंड हियर इज द टू न्यूक्लियस ऑफ द हाइपोथैलेमस, सुप्राऑप्टिक एंड पैरावेंट्रिकुलर. दीज आर द टू न्यूक्लियाई ऑफ द हाइपोथैलेमस, सुप्राऑप्टिक एंड पैरावेंट्रिकुलर. अब याद रखिएगा, दिस इज सुप्राऑप्टिक. हाँ, सुप्राऑप्टिक. Why it is called supraoptic nucleus? Because optic chiasma, माने crisscross of the optic nerve occurs at this region. So this is optic chiasma. हम लोग इसको optic chiasma कहते हैं. तो optic chiasma के ऊपर, chiasma माने crisscross, तो optic chiasma के ऊपर है so supraoptic. और ये fourth ventricle है of the brain. Fourth ventricle. तो fourth ventricle है, इसीलिए at the level of fourth ventricle, so we call it paraventricular. So paraventricular nucleus. तो one is supraoptic, the other is paraventricular. अब याद रखिएगा, तो हाइपोथैलेमस, तो इससे रिलीज होता है ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन. वैसोप्रेसिन मतलब एडीएच. तो एडीएच कहां काम करेगा? रेनल ट्यूब्यूल में काम करेगा, डीसीटी एंड सीटी में काम करेगा, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट में काम करेगा. एंड ये है ब्लड वेसल. सो इसका काम है, दिस इज ब्लड, तो इसका काम है एंट्री ऑफ वाटर फ्रॉम हियर टू हियर. तो सोचिए, if ADH is acting here, then water will move from the renal tubule into the blood. तो अगर ADH deficiency हो गया तो water इधर से इधर move नहीं करेगा. The body fluid will lack water, so osmolarity of the body fluid will increase and therefore the sense of thirst. So ये sense of thirst क्यों आएगा? If ADH is less, then blood will
will have less water, therefore osmolarity will increase and therefore sense of thirst. Sense of thirst. समझे? तो osmolarity will be increased and therefore the sense of thirst. Okay? So this is all about the function of ADH. ठीक है? ये डन हो गया? कोई दिक्कत किसी को? तो this is all about thirst. तो ये हो गया हाइपोथैलेमस का फंक्शन. सेकेंड फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस होच्छे इन केस ऑफ केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन. उसमें हाइपोथैलेमस का फंक्शन में एक वर्ड है न्यूक्लियस, जिसके बारे में बात हो चुका है हम लोगों का. These are groups of neurosecretory cells. These are groups of neurosecretory cells releasing hormones. ये डिस्कशन हुआ है एनसीईआरटी में, ये लिखा हुआ है इन केस ऑफ केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन, नेक्स्ट चैप्टर में लिखा हुआ है. तो हाइपोथैलेमस में, हाइपोथैलेमस के एसेंशियल फंक्शन में ये भी आता है. और हाइपोथैलेमस और क्या करता है बेटा? दिस हाइपोथैलेमस, और एक चीज देखिए, ये हाइपोथैलेमस जो है, दिस हाइपोथैलेमस ऑल्सो, एक तरफ हाइपोथैलेमस सुप्राऑप्टिक एंड पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई से दे विल रिलीज हार्मोन्स. On the other hand, this hypothalamus will also stimulate the endocrine cells of the anterior. This is the anterior pituitary. This is the anterior pituitary. So anterior pituitary में ये क्या है? These are the endocrine cells. These are the endocrine cells. So hypothalamus will do what? It will stimulate the anterior pituitary with the help of release factors. With the help of release factors, hypothalamus will stimulate the anterior pituitary to release its respective hormones. एक तरफ hypothalamus posterior pituitary से hormone release करवाता है, oxytocin and vasopressin. Vasopressin is also called ADH. On the other hand, anterior pituitary से भी जो hormone निकलता है, that is stimulated by hypothalamus or controlled by the hypothalamus by hypothalamic release factor or inhibitory factor. अगर release factor release कर रहा है hypothalamus, तो what will happen? The hormones will be released. अगर inhibitory factor release कर रहा है, then the hormones will not be released, or the release of hormones will be inhibited. तो one is release factor, one is inhibitory factor. तो hypothalamus जो है वो posterior pituitary as well as anterior pituitary को control करता है. It controls the posterior pituitary by secreting oxytocin and vasopressin from posterior pituitary. On the other hand, it controls the anterior pituitary by releasing release factors or inhibitory factors. Right? So ultimately hypothalamus acts on the master gland. Master gland मतलब pituitary. तो pituitary को भी control कर रहा है hypothalamus. ठीक है? So these are the functions. One is the neural control function, one is the chemical control function. Am I clear? तो hypothalamus का regulation of body temperature, urge for eating and drinking. इसके साथ साथ along with that, hypothalamus का और क्या function है? Other functions of hypothalamus. Other functions of hypothalamus. क्या है? All the functions of the limbic system. अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि लिम्बिक सिस्टम का फंक्शन भी हाइपोथैलेमस के साथ साथ होगा. So all the functions of the limbic system are also controlled by the hypothalamus. Am I clear? So it has a wide range of functions. So this is all about the discussion on hypothalamus. So epithalamus, metathalamus, thalamus and hypothalamus, all these four are the components of the diencephalon. तो forebrain का दो components, one is telencephalon, the other is diencephalon. तो diencephalon का discussion हम लोगों ने करा. अब जरा देखिए, इसमें अगर हम लोग कंसीडर करें तो दिस इज हाइपोथैलेमस, दिस इज थैलेमस, एपिथैलेमस, मेटाथैलेमस, एपिथैलेमस. एटाई तो अगर हम लोग चार हाइपोथैलेमस, थैलेमस, मेटाथैलेमस, एपिथैलेमस, यही तो है. तो अगर हम लोग इस तरह से कंसीडर करें तो ध्यान से, दिस इज पोन्स. इसीलिए एनसीईआरटी लिख रहा है मिड ब्रेन का लोकेशन. देख इसके बाद क्या आएगा? मिड ब्रेन. तो मिड ब्रेन का लोकेशन क्या होगा? इट विल बी लोकेटेड बिटवीन हाइपोथैलेमस अबव एंड पॉन्स वेरोली बिलो. देखो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है इस तरह से. तो इसी से हम लोग निकाल सकते हैं मिड ब्रेन का लोकेशन. तो अगर हम लोग लोकेशन ऑफ मिड ब्रेन सोचते हैं, मिड ब्रेन का और एक नाम है मेस एन्सेफेलन. तो सो ये जो मेस एन्सेफेलन है, ये मेस एन्सेफेलन का लोकेशन अगर हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है तो इट इज लोकेटेड बिटवीन हाइपोथैलेमस अबव एंड पॉन्स बिलो. तो लोकेटेड बिटवीन the hypothalamus above and the
pons below. So it is located between hypothalamus above and the pons below. बीच में है मिड ब्रेन. और मिड ब्रेन का दो पार्ट है. मिड ब्रेन का दो पार्ट है. इसके पार्ट्स के बारे में अगर बात करोगे, इसके दो पार्ट्स है. वन इज वेंट्रल, द अदर इज डॉर्सल. अच्छा, আরেকটা লোকেশনের কথাও এখানে বলা আছে, that the aqueduct of Sylvius or the cerebral aqueduct runs through the midbrain. मतलब ये जो midbrain है, इसके बीच से cerebral aqueduct पास करता है. मतलब ध्यान से देखिएगा, ये अगर lateral ventricle है, ये अगर third ventricle है, cerebral aqueduct जो है that will run through the midbrain. ये total midbrain के थ्रू आया, एकदम नीचे आके ये fourth ventricle बना. तो ये lateral ventricle, third ventricle, cerebral aqueduct. NCERT में लिखा हुआ है सेरिब्रल एक्विडक्ट, जिसका और एक नाम है आइटर. मैंने आपको पढ़ाया था आइटर और द एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस पढ़ाया था. तो ये एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस जो है, एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड फ्रॉम द थर्ड वेंट्रिकल टू द फोर्थ वेंट्रिकल. सो दिस एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस इज रनिंग थ्रू द एंटायर मिडब्रेन. दिस एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस इज रनिंग थ्रू द एंटायर मिडब्रेन. तो ये मिडब्रेन के थ्रू एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस पास कर रहा है. तो ये भी एक और एक लोकेशन दिया गया है, दैट इज द सेरिब्रल एक्विडक्ट रन्स थ्रू द मिडब्रेन. तो मिडब्रेन का दो लोकेशन दिया गया है एनसीईआरटी में. नंबर वन, द मिडब्रेन इज लोकेटेड बिटवीन हाइपोथैलेमस अबव एंड द पोन्स बिलो. एंड नंबर टू, द सेरिब्रल एक्विडक्ट रन्स थ्रू द मिडब्रेन, दैट इज द लोकेशन ऑफ मिडब्रेन. इन द अदर वे अराउंड, मिडब्रेन का दो कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कशन हुआ है. वन इज वेंट्रल, द अदर इज डॉर्सल. वेंट्रल कंपोनेंट को हम लोग टेक्टम कहते हैं. इसके बारे में हम लोग ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे. लेकिन डॉर्सल वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट इज सेरिब्रल पेडांकल. इस डॉर्सल पार्ट में एनसीईआरटी लिखा है देयर आर 4 ओवॉइड बॉडीज, है ना, 4 ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर्स, एंड दीज आर कॉल्ड द कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना. ये लिखा है एनसीईआरटी में, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना. तो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना के बारे में अगर हम लोग सोचे माय डियर, तो दीज आर 4 स्ट्रक्चर्स. ভালো করে देखो, दीज आर 4 स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द डॉर्सल एस्पेक्ट ऑफ द सेरिब्रम, डॉर्सल एस्पेक्ट ऑफ द मिडब्रेन. तो ये है, इसको कहते हैं सुपीरियर कॉलिक्यूलस. दिस इज सुपीरियर कॉलिक्यूलस. ये भी सुपीरियर कॉलिक्यूलस. एंड दिस वन इज इंफीरियर कॉलिक्यूलस, और ये भी इंफीरियर कॉलिक्यूलस. तो 2 सुपीरियर कॉलिक्यूलस ऊपर और 2 इंफीरियर कॉलिक्यूलस बिलो. एंड इसको भी हम लोग इस तरह से कंसीडर भी कर सकते हैं, दैट इज एक एक करके भी हम लोग सोच सकते हैं. हम लोग एक एक करके भी सोच सकते हैं. तो अगर एक सेट को कंसीडर करेंगे, इसको कहते हैं हम लोग कॉर्पोरा बाइजेमिना. क्या कहते हैं? कॉर्पोरा बाइजेमिना. तो क्वाड्रिजेमिना 4 को लेके और एक सेट को लेके कॉर्पोरा बाइजेमिना. अब इससे इंपॉर्टेंट चीज इसीलिए पढ़ना है हम लोगों को, सुपीरियर कॉलिक्यूलस का फंक्शन इज सेम एज लैटरल जेनिक्यूलेट बॉडी. जिसका फंक्शन था लैटरल जेनिक्यूलेट बॉडी का फंक्शन, हम लोगों ने क्या किया? ऑडिटरी फंक्शंस लिखा ना मैंने. तो दिस इज ऑडिटरी फंक्शंस. तो हेल्प और contributes to the auditory functions. Auditory function मतलब we mean to say hearing, है ना. Very much in the same way, अगर हम लोग inferior colliculus का function के बारे में बात करें, that is same as medial geniculate body, that is contributes to vision. तो same as medial geniculate body that is contributes to visual functions. इसीलिए मैंने मीडियल जेनिकुलेट बॉडी एंड लैटरल जेनिकुलेट बॉडी को भी पढ़ाया, क्योंकि उसका फंक्शन रिलेट करते हैं विद कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना. इसीलिए मैंने लिखाया, नहीं तो नहीं लिखा था उस टाइम, समझे ना. सो दिस इज ऑल अबाउट द मिड ब्रेन में इसके ऊपर और कुछ नहीं पढ़ना है अपन को, एकदम सेंटेंस क्लोज्ड, समझे. मिड ब्रेन के बाद आता है हाइंड ब्रेन में 3 कंपोनेंट्स, पॉन्स हो गया, मेरुला ऑब्लोंगाटा हो गया एंड सेरिबेलम हो गया. ठीक है, तो इसमें हम लोग बात करेंगे सबसे पहले सेरिबेलम के बारे में. तो हाइंड ब्रेन के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं माय डियर, हाइंड ब्रेन रेफर्स टू रोम्बेन्सेफेलन. हाइंड ब्रेन रेफर्स टू रोम्बेन्सेफेलन.
रोम्बेन्सेफेलन। तो हाइंड ब्रेन के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो हाइंड ब्रेन बेसिकली इसके कंपोनेंट्स में क्या है? कंपोनेंट्स में है ब्रेन स्टेम एंड सेरिबेलम। ब्रेन स्टेम में क्या है? ओह सॉरी, भूल हो गया, आई एम सॉरी। तो हाँ, हाइंड ब्रेन के कंपोनेंट्स दो है। नंबर 1 मेटेंसेफेलन, ठीक बोला, मेटेंसेफेलन एंड माइलेंसेफेलन। ताई तो we have discussed on this before as well. Metencephalon refers to cerebellum and pons. Metencephalon refers to cerebellum and pons. Myelencephalon refers to medulla oblongata. Myelencephalon refers to medulla oblongata. अब इंपॉर्टेंट ये है कि मिड ब्रेन प्लस हाइंड ब्रेन, मिड ब्रेन प्लस हाइंड ब्रेन एक्सेप्ट cerebellum constitute of the brain stem. समझे? तो मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, तो मिड ब्रेन आपको समझ में आ ही रहा है, तो ये मिड ब्रेन हो गया, ये वाला पार्ट, एंड हाइंड ब्रेन पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगाटा, सेरिबेलम को छोड़ के दिस कंस्टिट्यूट द ब्रेन स्टेम, है ना? तो यहां से लेके मेडुला, इसको सेरिबेलम को छोड़ के अगर हम लोग कंसीडर करें, सो दिस पार्ट इज द ब्रेन स्टेम। Brain stem does not include the cerebellum, है ना? तो brain stem is always without cerebellum, ठीक? cerebellum টা বাইরের দিকে আছে, ওই জন্য brain stem এর পার্ট নয়। It's not a part of brain stem because it is outer, है ना? इसीलिए वो brain stem का पार्ट नहीं है। तो cerebellum and pons, उसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे regarding cerebellum. Cerebellum, the structure is like this. Right and left hemispheres इसका भी रहता है बेटा, or that is connected by vermis, बताया था मैंने। So this is the right cerebellar hemisphere, this is the right cerebellar hemisphere, and this is the left cerebellar hemisphere. Left cerebellar hemisphere, which is connected by vermis. ठीक है, राइट सेरिबेलर हेमिस्फीयर, लेफ्ट सेरिबेलर हेमिस्फीयर, which is connected by the vermis. So this vermis is what? This vermis is actually bunch of axon. This is also the second largest commissure of the body. It is also the second largest commissure of the body, of the brain. अब सवाल यह है कि एक सेरिबेलम के कंपोनेंट्स क्या क्या है। फंक्शन, एनसीईआरटी में फंक्शन लिखा हुआ है, वो फंक्शन के बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सेरिबेलम का कंपोनेंट्स क्या क्या है देखिए। इसका दो कंपोनेंट है, एक आउटर, ये जो ऐसे 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 करके है ना, दीज आर फ्लॉक्स, तो वो एक पार्ट है, और इनर पार्ट है। तो बाहर वाला पार्ट को कहते हैं फ्लॉक्यूलो नोड्यूलर लोब। दिस इज फ्लॉक्यूलो, बिकॉज दीज आर हार्ड, तो नोड्यूल लाइक हार्ड, लेकिन लाइक फ्लॉक माने फोम, वही फ्रॉथ, फेना जेरकम है ना, झाग जैसे होता है, तो वैसा ही है। तो फ्लॉक्यूलो नोड्यूलर लोब, और अंदर वाला पार्ट को कहते हैं कॉर्पस। कॉर्पस मतलब बॉडी ऑफ द सेरिबेलम, तो सेरिबेली। सो वन इज फ्लॉक्यूलो नोड्यूलर लोब, द अदर वन इज कॉर्पस सेरिबेली। एम आई क्लियर? सो देयर आर टू कंपोनेंट्स। अब जरा देखिए, इसी सेरिबेलम का अगर हम लोग क्रॉस सेक्शन करें, द ट्रांसवर्स सेक्शन टीएस ऑफ सेरिबेलम gives the appearance of, पुराना क्वेश्चन पीएमटी का, पुराना क्वेश्चन पीएमटी का, gives the appearance of झाऊ गाछेर मतो देखते है ना, एक थुजा गाछ जैसा पेट जैसा होता है, वैसा दिखता है अंडर माइक्रोस्कोप। सो ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ सेरिबेलम, दैट इज कॉल्ड आर्बोरविटी, ARBORVITAE, so arborvitae. A transverse section of cerebellum gives the appearance of arborvitae. Next function, important, a function nahi, sorry, next important point, the different types of neural cells present. ये भी पुराना पीएमटी का क्वेश्चन, आजकल ये क्वेश्चन पूछता नहीं है। The different types of neural cells that are present here are called Golgi cells, basket cells, and granule cells.
So these are the different types of cells, neural cells, which are present in the cerebellum. এটা একটা question. আরেকটা question which I told you before as well, the distribution of neuron is ipsilateral. ipsilateral माने to the same side. सेरिब्रम में क्या होता है, ऑपोजिट साइड में न्यूरॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे क्रिस क्रॉस होता है. राइट साइड में इंजुरी होगा तो लेफ्ट साइड विल बी पैरालाइज्ड, लेफ्ट साइड में इंजुरी होगा तो राइट साइड विल बी पैरालाइज्ड, बट सेरिबेलम में सेम साइड में सप्लाई करता है. दैट इज कॉल्ड इप्सिलैटरल अरेंजमेंट, है ना. सो द न्यूरॉन्स, अगर इधर न्यूरॉन है तो दिस न्यूरॉन विल सप्लाई हियर, इधर न्यूरॉन है दिस न्यूरॉन विल सप्लाई हियर, इधर न्यूरॉन है सप्लाई हियर, इधर न्यूरॉन है सप्लाई हियर. सो इप्सिलैटरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द न्यूरल सिस्टम. বুঝতে পেরেছো? देयर इज नो क्रिस क्रॉस. আর এবারে হচ্ছে द फंक्शन दैट इज गिवन इन एनसीईआरटी. ये फंक्शन जो है ये समरी में बहुत अच्छी तरह से लिखा हुआ है बेटा, निकालिए समरी. समरी में सेरिबेलम का फंक्शन पढ़िए. इट रिसीव्स एन इंटीग्रेट, बोलो, रिसीव फ्रॉम द सेमीसर्कुलर कैनल एंड द ऑडिटरी सिस्टम. ताहले it receives and integrates, it receives and integrates informations, but it integrates, receives na, it integrates ki ache, it integrates informations received from the semicircular canals, semicircular canals and the auditory system. তাহলে কি হলো, it integrates informations received from the semicircular canals and the auditory system. semicircular canal किसके लिए responsible है, body balance. auditory system hearing. तो ultimate auditory system में, auditory system hearing नहीं, auditory system balance के लिए भी responsible है. तो vestibular apparatus वाला जो पार्ट है ईयर का, इंटरनल ईयर का जो वेस्टिबुलर apparatus वाला पार्ट है, देखिए आपको पता है नाम, वेस्टिब्यूलर apparatus. वेस्टिब्यूलर apparatus में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें सेमीसर्कुलर कैनाल होते हैं एंड होते हैं यूट्रिकल एंड सैक्यूल. यूट्रिकल एंड सैक्यूल, इसको हम लोग ऑटोलिथ कहते हैं, ऑटोलिथ. तो सेमीसर्कुलर कैनाल क्या करता है, बैलेंस ड्यूरिंग एंगुलर एक्सीलरेशन देता है, जैसे ऐसे घूम गया है ना, तो बैलेंस ड्यूरिंग एंगुलर, गिर ना जाए, सेमीसर्कुलर कैनाल इज रिस्पांसिबल. एंड ऑटोलिथ ऑर्गन माने यूट्रिकल एंड सैक्यूल, बैलेंस ड्यूरिंग लीनियर एक्सीलरेशन. तो अल्टीमेटली बॉडी बैलेंस की करता है ये. तो दिस गिव्स बैलेंस ड्यूरिंग एंगुलर एक्सीलरेशन, and this one, this gives balance during linear acceleration. तो दोनों का बैलेंस, तो सेमीसर्कुलर, तो सेरिबेलम का फंक्शन है बॉडी बैलेंस एंड पोस्चर, इसीलिए हम लोग कहते हैं. इसीलिए ये अगर रीजन है तो इसका एजर्शन क्या होगा, सेरिबेलम हेल्प्स इन बॉडी बैलेंस एंड पोस्चर. That's it. Cerebellum helps in body balance and posture. यही होगा ना, ठीक? ये समझ में आया आप लोगों को? तो दिस इज द फंक्शन ऑफ सेरिबेलम हाइंड ब्रेन में. और एनसीईआरटी का लाइन याद ही रखना है, इट इंटीग्रेट्स इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम द सेमीसर्कुलर कैनाल्स एंड द ऑडिटरी सिस्टम. एकदम स्ट्रेट लाइन है एनसीईआरटी का, और यही लाइन कॉपी पेस्ट होता है. हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, हर जगह पे ये क्वेश्चन होता है. और उसका असर्शन रीजनिंग में भी रीजनिंग भी आपको मैं दिखा दिया, असर्शन रीजनिंग भी आपको मैंने दिखा दिया किस तरह से ये है. बॉडी बैलेंस एंड पोस्चर लिखने के बाद असर्शन रीजनिंग किस तरह से होगा वो भी आपको बता दिया मैंने, ठीक है. और अभी पॉन्स का स्टेटमेंट एनसीईआरटी का ही स्टेटमेंट है. पॉन्स का एक ही स्टेटमेंट है, समरी में देखिए या ओरिजिनल टेक्स्ट में देखिए, स्टेटमेंट सेम है. दैट इज कंटेंट फाइबर स्ट्रैक्ट दैट कनेक्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन. ये लिखा है पॉन्स का फंक्शन. तो पॉन्स में और भी कुछ है फंक्शंस, लेकिन सब फंक्शन लिखा नहीं है. इसका फोटो ले लीजिए, उसके बाद हम प्रोसीड करते हैं. ফটোটা নিয়ে নে, তোর ফোনে ফটো হবে? তো ওই তো ফোনে ভালো ফটো. বাপ রে বাপ, ভাগ্যলক্ষ্মীর ফোনটা ভালো. তোর নাম আমি দিয়ে দিলাম, কিন্তু একটা ভালো বল. হ্যাঁ
বাড়িতে বলবি আমি তোকে ভাগ্যলক্ষ্মী বলে ডেকেছি, অত নাম মনে থাকে না তো, ভাগ্যলক্ষ্মী ইজ আ বেটার নেম। তুই বলেছিস তোর নাম ক্যাটারপিলার? নো স্যার, তোর মাকে বলতে হতো, ভুলে গেছি। कैटरपिलर ठीक ही করছে, लेकिन कभी कभी तुम्हारा पेरेंट क्यों नहीं आया? भूल गया था, पूजा था, ठीक है, कभी बुला लीजिएगा। रिजल्ट आ गया तुम लोगों का, मैं बोल दिया तो। बोनस मिल जाएगा, फाइनल आंसर क्यों? बेटा बेटा किसी का टाइम नहीं है तुम्हारा पेपर अलग से निकाल के गलत मार्क करने का, किसको टाइम है? इसका मतलब तुमने उधर ही गलत किया, नहीं तो कैसे होगा? अरे समझ में आया, लेकिन जरूर गलत किया। नहीं नहीं, कौन तुम्हारा चाहिए ओएमआर चेंज करेगा? वही तो है, उनका कैसे गलत होगा? तुमने ही तो ओएमआर मार्क किया था, ओएमआर का ओएमआर अपलोड हुआ है, तुम्हारा ओएमआर तुम्हें नहीं मिला? अच्छा ओएमआर, ये सरोज सर का नंबर ले लीजिए, उनसे बात कीजिएगा, यू विल गेट। नहीं तो विष्णु सर का नंबर लीजिए, विष्णु सर का नंबर है, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं जो बोलूँ वो करो, रिसेप्शन से बात करूँ। ये नंबर ले लो, बात कर लीजिए, उनसे पूछ के आपका ओएमआर का फोटो मंगवा लीजिए। 6291 765 944, विष्णु सर है ना, उनसे बात कर लीजिए, बात करके बोल दीजिए ये इशू हुआ है, तो एक बार आपका जो ओएमआर है वो ओएमआर निकाल के आप देख लीजिए, ठीक है? बोलिए, ओएमआर आपको भेजने के लिए आप देख लीजिएगा कि आपने खुद क्या मार्क किया है। ब्रेक में करिए, घर जाके करिए, कभी भी करिए, कर लीजिए, ठीक है? इसका फोटो ले लिया आप लोगों ने, ठीक। तो ये पार्ट हो गया। अब हम लोग बात करेंगे पॉन्स एंड मेडल ऑब्लोंगाटा। तो इस पार्ट को जरा इरेज करें। अब हम लोग बात करेंगे रिगार्डिंग पॉन्स। तो पॉन्स जो है, ये जो पॉन्स है, एनसीईआरटी क्या लिख रहा है? कंटेन फाइबर्स ट्रैक्स which connect different regions of the brain, ताई तो regions of the brain, यही तो लिखा है एनसीईआरटी में। अब इसको छोड़ के पॉन्स के बारे में और भी कुछ चीजें बताना है, जैसे कि पॉन्स में दो मेजर सेंटर रहता है, one is called pneumotaxic center and the second one is called apneustic center। ये दोनों सेंटर ही ब्रीदिंग का रेगुलेशन में हेल्प करता है। न्यूमोटैक्सिक सेंटर कंट्रोल, रेगुलेट्स ब्रीदिंग, दोनों ही एक्चुअली रेगुलेट्स ब्रीदिंग रेट ऑफ ब्रीदिंग को ये कंट्रोल करता है। न्यूमोटैक्सिक सेंटर रेट ऑफ ब्रीदिंग, रेट तो समझते हो ना, तो रेट ऑफ ब्रीदिंग को ये कंट्रोल करता है। और एपन्यूस्टिक सेंटर ये दूसरे तरह से इसको रेगुलेट्स ब्रीदिंग along with the मेडला। तो मेडला ऑब्लोंगाटा के साथ साथ ये ब्रीदिंग को भी रेगुलेट करते हैं। तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर, एपन्यूस्टिक सेंटर, ये जो है, एक सेकंड ওটা খুলুন আপনি যেখান থেকে পাঠিয়েছিল।
सॉरी बेटा सॉरी। तो हाँ, जो एक बार बता देते हैं बेटा कि इसको रेस्पिरेटरी सेंटर क्यों कहते हैं, बिकॉज डीआरजी, वीआरजी एंड केमोसेंसिटिव एरिया कंटेनिंग सेंट्रल केमोरिसेप्टर्स आर प्रेजेंट। इसको हम लोग कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्सेस कंट्रोल क्यों कहते हैं, बिकॉज कार्डियोवास्कुलर सेंटर इज प्रेजेंट देयर, एट द सेम टाइम वेगस इज प्रेजेंट देयर, बिकॉज वेगस इज कॉल्ड द नर्व ऑफ द हार्ट। इसको हम लोग रेस्पॉन्सिबल फॉर गैस्ट्रिक सिक्रेशंस भी कहते हैं, बिकॉज अगेन वेगस का न्यूक्लियस प्रेजेंट है, एंड वेगस इज द नर्व फॉर द जीआई ट्रैक्ट। तो स्टमक से जो भी एंजाइम्स निकलेगा, दैट इज कंट्रोल्ड बाय द वेगस एंड देयरफॉर द मेडुला। सो इट इज आल्सो द सेंटर फॉर द गैस्ट्रिक सिक्रेशन। ठीक है, सो ऑल द थ्री फंक्शंस आर डिपिक्टेड हियर। और डीआरजी, वीआरजी ये सब के लिए तो रेस्पिरेटरी सेंटर कहा जाता है। ठीक है, इज इट क्लियर? एम आई ऑडिबल? कोई दिक्कत तो नहीं है? इज द डिस्कशन क्लियर टू यू माय डियर स्टूडेंट्स? चलो, वेरी गुड। तो ये डन हो गया। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट सेंट्रल न्यूरल सिस्टम में जो भी कंपोनेंट्स है उसके बारे में डिस्कशन कंप्लीट हो गया। अब सवाल पैदा होता है पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम के बारे में बात करना। लेकिन हाँ, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। सेंट्रल न्यूरल सिस्टम का ब्रेन का पार्ट कंप्लीट हुआ है, लेकिन ब्रेन को छोड़ के देयर इज येट अनदर पार्ट कॉल्ड द स्पाइनल कॉर्ड। और स्पाइनल कॉर्ड का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है टू कंट्रोल द रिफ्लेक्स एक्शंस। तो स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल द रिफ्लेक्स एक्शंस। तो हम लोगों का नेक्स्ट डिस्कशन होगा रिफ्लेक्स एक्शन। एम आई क्लियर? एंड द कंपोनेंट्स व्हिच आर प्रेजेंट फॉर अ रिफ्लेक्स एक्शन, व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर अ रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, therefore we will talk of the reflex arc as well, right? And the typical kind of reflex that is present there, that is the knee jerk reflex, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, जिसका पिक्चर एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और बड़ा जबरदस्त पिक्चर है वो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजों को दर्शाता भी है, उसके लिए भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, ठीक। तो लेट्स कम टू द डिस्कशन ऑन द स्पाइनल कॉर्ड। अच्छा, इसको इरेज कर सकते हैं। ये वाला पिक्चर उठा दिया आप लोगों ने? क्या उठा लिया आपने? नहीं, ये तो उठा लिया था ना। ठीक है, उसको उठाओ, लेकिन वो रहने देंगे। अरे उसको तो लंबा करके उठा सकता है। उम्मीद तो इसको खो नहीं देगी तो ये शीट को। बाप रे, कितना कुछ लिखा! ये कि मैंने पढ़ाया इतना कुछ? अच्छा, आज का क्लास नहीं है, ये सब मिला के इस शीट में, मतलब उसमें लगा देगा, चिपका देगी। हाँ ठीक है, उसको रेफर भी कर सकती है। वो तो कम कम लिखती है, जितना जरूरत है उतना, जो जानती है कुछ कुछ किताब में लिखती है, कुछ कुछ उधर लिखती है। ठीक है, मतलब यही तो है, एडिशनली जो इन्फॉर्मेशन आपको पता है, पता नहीं है, वही तो डिपिक्ट करना है। बाकी जो चीज पता है ऑलरेडी, क्या लिखना है। अच्छा, एजर्शन रीजनिंग हो जाएगा ना। कार्डियोवास्कुलर फंक्शंस है, गैस्ट्रिक सिक्रेशन, ये वाला एजर्शन होगा तो उसका रीजन समझ में। गैस्ट्रिक सिक्रेशन का रीजन क्या है? वेगस, वेगल न्यूक्लियस इज इन द मिडल ऑफ लंगाटा। ताई तो এই সোমনাথ, তাই তো রে? তোর মনে থাকবে তো? এগুলো তো সোজা তিনটে যে পয়েंट আছে, है ना? रेस्पिरेटरी सेंटर, डीआरजी, वीआरजी एंड केमोसेंसिटिव एरिया विद सेंट्रल केमोरिसेप्टर, ये वाला रीजन हो गया एजर्शन का। एजर्शन रीजनिंग वाला चीज अगर पूछ दिया तो उसका आंसर करना पड़ेगा बेटा, इसीलिए मैंने बोला। and contain fiber structure that kind different part of the brain. Pons का assertion reasoning क्या होगा? Pons is called the accessory respiratory center because it can control respiration along with medulla. तो pons medulla के साथ एक connection बनाए रखेगा, that is the fiber and tract. बुझতে পারলে আমি কি বললাম? अगेन pons से कुछ फाइबर या तो ट्रैक्ट ही है क्योंकि ऊपर से नीचे जाएगा, तो और नीचे से ऊपर मेडुला से जा रहा है, तो these are the fibers or tract that connect with the medulla. And therefore pons is called the accessory respiratory center because along with the function, along with the medulla, it is contributing to respiration, but contributing to the control of respiration. बुझते पारले? So assertion reasoning कभी भी कोई ये पढ़ोगे तो उसका assertion reasoning जरूर सोच लेना। हो सकता है कि कुछ कभी पढ़ाते पढ़ाते मैं मिस कर गया, लेकिन आप लोगों से मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर उससे assertion reasoning आ गया तो you should answer। ठीक है, किरे हावड़ा, ठीक तो? अब हम लोग स्पाइनल कॉर्ड के बारे में बात करेंगे। चलिए। अरे वो कहते हैं लोग हट गया, लेकिन हम लोग पढ़ाएंगे। रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ना ही पड़ेगा विद नी जर्क रिफ्लेक्स। आईज ईयर नोज अभी नहीं पढ़ेंगे, समझे ना? सिलेबस का सत्यानाश हो गया, क्या होता है क्या नहीं होता है समझ में नहीं आता आजकल।
रिफ्लेक्स एक्शन, अच्छा स्पाइनल कॉर्ड, पहले स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड जो है, तो स्पाइनल कॉर्ड का जो क्रॉस सेक्शन है टीएस जो है, टीएस अगर देखें हम लोग तो बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड लुक्स लाइक दिस। आपको पता है कि ग्रे मैटर विल बी इनसाइड एंड व्हाइट मैटर विल बी आउटसाइड। So this is the gray matter, this is the white matter, so this is the white matter, here goes the gray matter, and this is the central canal, this is the central canal of the spinal cord, and these are the horn cells, these are called the anterior horn cell, anterior horn cell, this lateral horn cell, and this one is posterior horn cell. तो ये जो स्पाइनल कॉर्ड है इसमें क्या है, ग्रे मैटर इनसाइड है, व्हाइट मैटर आउटसाइड। ये पिक्चर तो पता ही है, ग्रे मैटर इनसाइड, व्हाइट मैटर आउटसाइड, दिस इज स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड, अब ये स्पाइनल कॉर्ड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द रिफ्लेक्स, तो दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोल ऑफ रिफ्लेक्स, तो रेस्पॉन्सिबल फॉर रिफ्लेक्स एक्शन। रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिफ्लेक्स एक्शन। अब रिफ्लेक्स एक्शन का डेफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे। इट इज एन इनवॉलंटरी, स्पॉन्टेनियस, मोटर और एफरेंट रेस्पॉन्स ड्यू टू अ सेंसरी और एफरेंट स्टिमुलस। तो इट इज एन involuntary and spontaneous efferent or motor response due to an afferent or sensory stimulus. So it is an involuntary or spontaneous efferent or motor response due to an afferent or sensory stimulus. That is reflex action. Ab reflex action is controlled by the reflex arc. It is controlled, I should not say. It is composed of the reflex arc. It is composed of the reflex arc. और रिफ्लेक्स आर्क के कंपोनेंट्स आपको पता ही है। सो इफ यू टॉक ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द रिफ्लेक्स आर्क, रिफ्लेक्स आर्क के कंपोनेंट्स आपको पता ही है। इफ यू टॉक ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द रिफ्लेक्स आर्क, तो उसमें रिसेप्टर, कल बात करेंगे उसके बारे में, है ना, एफरेंट न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन, सेंटर, मोटर न्यूरॉन और एफरेंट न्यूरॉन, इट इज द इफेक्टर। यही है कॉमन कंपोनेंट्स ऑफ द रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क के कई सारे टाइप्स हो सकते हैं। मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स हो सकता है, डाइसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स आर्क हो सकता है, पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स आर्क्स हो सकते हैं। तो रिफ्लेक्स आर्क्स के टाइप्स भी हो सकते हैं। मोनोसाइनेप्टिक, सिंगल साइनेप्स है, मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स आर्क हो सकता है, डाइसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स आर्क हो सकता है, पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स आर्क हो सकता है। तो रिफ्लेक्स आर्क कैन बी ऑफ मेनी टाइप्स। तो कल हम लोग बात करेंगे रिगार्डिंग द नी जर्क रिफ्लेक्स, अ वेरी पिक्यूलियर रिफ्लेक्स। इट्स अ वेरी पिक्यूलियर रिफ्लेक्स। उसमें बहुत सारे चीजें हैं जो कि आपको एक बार हम बता देंगे, तो एक वन शॉट में हो जाएगा। इट विल टेक 15 मिनट्स एंड देन इट विल गेट ओवर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कल बात करेंगे, उसको लेके आज खींचना कोई मतलब नहीं है। तो देख लीजिए इसको, जस्ट रिफ्लेक्स आर्क को बता देंगे सो दैट इट बिकम्स इजियर फॉर यू। कुछ भी दिक्कत होगा तो बाद में संभाल सकते हैं। हाँ, उसका फोटो ले लो, खत्म करो। ठीक, कल बात करेंगे। और रिफ्लेक्स का भी दो ये होता है, कल याद दिला दीजिएगा जब नी जर्क रिफ्लेक्स के बारे में बात करेंगे, तो रिफ्लेक्स में कंडीशनड एंड अनकंडीशनड दोनों होता है, ठीक है। कंडीशन मतलब प्रीवियस एक्सपीरियंस से होता है, अनकंडीशन में कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। कंडीशन रिफ्लेक्स एंड अनकंडीशन रिफ्लेक्स दो तरह का होता है बेटा, बट कंडीशन रिफ्लेक्स रिक्वायर अ प्रीवियस एक्सपीरियंस, लेकिन अनकंडीशन रिफ्लेक्स डू नॉट रिक्वायर अ प्रीवियस एक्सपीरियंस, ठीक है। वो सिंस बर्थ ही वो रिफ्लेक्स एक्टिव होगा। गॉट इट?
ठीक, चलिए थैंक यू। टाइम एकदम झट से पास हो जाता है ना। शुरू करते हैं तो स्टार्ट करने के बाद एकदम स्टेन गन, मशीन गन चलता है। किरे भाग्य लोग की आपको समझ में आया? बाबा से किरे बाबा